हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी प्लांट गैलरी में ज़्यादातर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए या फिर ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाने वाला और बहुत से औषधीय गुणों से युक्त जिसे सामान्य तौर पर बिच्छू की झाड़ी या फिर बिच्छू का पौधा कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एहर्टिया माइक्रोफिला है और बोरागेनेसी परिवार, जिसमें 2000 अलग अलग प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, उसमें इस एहर्टियाज की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती है और उन 50 प्रजातियों में से ज़्यादातर हमारी बागबानी में प्रमुख 12 प्रजातियां ग्रो की जाती है। मूल रूप से यह पौधे साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर दक्षिण चीन का भौगोलिक प्रदेश आता है और साथ में भारत, जापान, इंडो चाइना, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक भी यह पौधा स्थानिक रूप से प्राकृतिक हो गया है। और साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को पुकियन चाय का पेड़, कोरमाना रेटुसा, फिलिपियन टी ट्री, स्कॉर्पियन प्लांट या फिर बिच्छू का पौधा, हिंदी में पाला, कन्नड़ में बुटे, तमिल में कट्टू, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। ज़्यादातर एशिया के आदिवासी लोग इस पौधे को जंगली चाय का पेड़ या फिर वाइल्ड टी के नाम से जानते हैं और इस पौधे के जीन्स का एहर्टिया यह नाम एक जर्मन बॉटनिस्ट चित्रकार जॉर्ज डायोनिसियस एहर्ट के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, इस पौधे का सौंदर्य इसकी सदाबहार और एवरग्रीन पत्तियां हैं। इस पौधे की पत्तियां इस तरह छोटी छोटी और चमकदार गहरे हरे रंग की होती है। पौधे पर यह पत्तियां लगभग 3 से 5 पत्तियों के समूह में विकसित होती है। यह पत्तियां आकार में थोड़ी छोटी होने के कारण इसे सामान्य तौर पर इसके वैज्ञानिक नाम में माइक्रोफिला कहा जाता है। इस पौधे की यह छोटी छोटी गर्द हरी पत्तियां इस तरह कड़ाओं पर दांतेदार मार्जिन वाली होती है। औषधीय गुणों के साथ इन पत्तियों के अर्क से चाय भी बनाई जाती है और इसीलिए इस पौधे को सामान्य तौर पर चाय का पेड़ या फिर पुकियन टी ट्री कहा जाता है। साथ में इस एहर्टिया स्पीसीज में एक वेरीगेटेड पर्णसमूह वाली किस्म भी आती है। वैसे देखा जाए तो यह पौधा प्राकृतिक वातावरण में एक पेड़नुमा झाड़ी है जो पोषण स्थिति अनुसार प्राकृतिक वातावरण में लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से इस पौधे की ग्रोथ को ज़्यादातर मर्यादित रखा जाता है और यह पौधा एवरेजली 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता हुआ पाया जाता है। मैंने शूट किया हुआ यह बिच्छू का पौधा डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए 2 मीटर तक ग्रो किया गया है। दोस्तों, इस पौधे को सामान्य तौर पर बिच्छू का पौधा इसलिए कहा जाता है कि हमारी प्लांट गैलरी में एक यूनिक और डेकोरेटिव पौधे का किरदार निभाने के साथ साथ यह पौधा प्रभावी तौर पर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में हमारी बॉडी में अनियंत्रित तौर पर फैल चुके कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेट या फिर निष्क्रिय कर देता है और कैंसर जैसी बीमारी का सिंबल बिच्छू है। इसलिए कैंसर के इलाज के साथ साथ बिच्छू के दंश में भी इस पौधे की पत्तियों से बनाई हुई पेस्ट काफ़ी लाभदायक साबित हो चुकी है और इसीलिए इसे सामान्य तौर पर बिच्छू का पौधा कहा गया है। दोस्तों, कैंसर की बीमारी दुनिया में हृदय विकार के बाद दूसरे नंबर पर आती है। इस दौर में वह अपना विकराल रूप धारण कर रहा है और ऐसे में इस तरह के पौधे हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। इस पौधे में अल्फा एमाइरिन, बीटा एमाइरिन और ब्यूरोनॉल जैसे रसायन पाए जाते हैं और इस पौधे के पत्तियों के अर्क से या फिर इन रसायनों से जो औषधि बनाई जाती है उसने ज़्यादातर महिलाओं में होने वाले स्तनों के कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है। खासकर महिलाओं के स्तन कैंसर जैसी डिजीज़ में यह पौधा उनके लिए एक वरदान ही साबित हो चुका है। महिलाओं के स्तन कैंसर के साथ फेफड़ों के कैंसर में भी इस पौधे से बनाई हुई औषधि काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है। फिलीपींस जैसे देशों में इस पौधे की सूखी पत्तियों से बनाए हुए काढ़े का उपयोग गले की खराश, खांसी, डायरिया और पेट दर्द जैसे बीमारियों में किया जाता है। साथ में इस पौधे से बनाई हुई औषधि का उपयोग महिला एवं पुरुषों के यौन विकारों के साथ महिलाओं की बांझपन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी बीमारी को दूर करने के साथ कई विषाणुरोधी गुण भी पाए जाते हैं जो एक्जिमा, खुजली और सोराइसिस जैसे विकारों में इलाज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और इसीलिए हमारी प्लांट गैलरी में इस पौधे को काफ़ी पॉपुलरली ग्रो किया जाता है।
जिसमें डेकोरेटिव पर्पज़ के साथ बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। लेकिन किसी भी पौधे को औषधीय उपयोग में लाने से पहले हमें सही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो इसे ज़्यादातर हमें पूर्ण सूरज की रोशनी में उगाना है, क्योंकि इस पौधे की हरियाली खुली धूप में ही काफ़ी घनी रहती है। इसलिए हमारे घर के प्लांट गैलरी में या फिर हमारे घर के साइड एरियाज़ में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इस पौधे के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में लगभग साल भर इस डायरेक्शन में सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। और वैसे भी यह पौधा जिस भौगोलिक एरिया में बहुत कड़ी सर्दियां होती है वहां सर्दियों के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देता है। इसलिए इस पौधे को हमारे प्लांट गैलरी में सनी लोकेशन वाली जगह लगाना ठीक होगा, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधा सूरज की रोशनी पाने के लिए लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक या कभी कभी उससे भी ज़्यादा ऊंचाई में बढ़ जाता है। दोस्तों, इस पौधे की पानी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो हमारी प्लांट गैलरी में इस पौधे को हमें मध्यम या फिर मीडियम टाइप की वाटरिंग करनी है। प्राकृतिक वातावरण में यह पौधा जंगलों में पहाड़ों पर जब एक पेड़नुमा झाड़ी बन जाता है तब इसकी रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती है और नेचुरल रूप से यह पौधा खुद को सर्वाइव करने में सक्षम बन जाता है। लेकिन हमारे प्लांट गैलरी में आउटडोर गार्डन के बजाय जो पौधे हमने पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो किए हैं उन्हें गमलों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें पानी देना है। साथ में इसकी मिट्टी भी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिससे पॉट्स या गमलों के ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है। खाद या फर्टिलाइज़र में भी ज़्यादातर पॉट्स या गमलों के शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में हमें किसी भी जैविक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक भाग मिलाना है, जिससे गमलों की मिट्टी हमेशा सजीव रहने के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद के पोषक तत्व पौधों की ज़रूरत अनुसार उनकी जड़ों के पास धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं। और एवरेजली 1.5 से 2 महीने के अंतराल के बाद हम कोई भी NPK बेस्ड लिक्विड या फिर ग्रैन्युल फर्टिलाइज़र थोड़ी सी कम मात्रा में इनके जड़ों के पास दे सकते हैं। ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में इन पौधों को थोड़े से फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में इस पौधे पर ऐसे सफ़ेद फ्लावर्स आते हैं। इसके फूल आकार में बहुत छोटे छोटे चांदनी जैसे या फिर स्टार शेप में शुभ्र सफ़ेद और 5 पंखुड़े वाले होते हैं। फूलों के सेंटर में हल्के येलो वाइट शेड के पुंकेसर होते हैं। इन फूलों का व्यास लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। यह फूल सिर्फ दिखावटी किस्म के होते हैं और इन फूलों में कोई भी सुगंध या स्मेल नहीं होती, लेकिन फिर भी इन छोटे चटकीले शुभ्र सफ़ेद फूलों का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक होता है। ज़्यादातर यह पौधा गर्मियों में या फिर हॉट टेम्परेचर में खिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इसका एक परमानेंट फ्लावरिंग पीरियड नहीं है। फ्लावरिंग के बाद इसके एक मैच्योर पौधे या फिर पेड़ पर छोटे छोटे हरे जामुन जैसे फल लगते हैं और फल पकने पर प्राकृतिक वातावरण में ओरांग ओटांग जैसे स्तनधारियों द्वारा या फिर अन्य मैमल्स द्वारा उसे खाया जाता है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद उनके टूल द्वारा इस पौधे के बीज प्राकृतिक वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे नेचुरल रूप से इस पौधे का प्रोपेगेशन होता रहता है। हम हमारी प्लांट गैलरी में भी एक मैच्योर पेड़ पर लगे हुए फलों के बीजों से इस पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। साथ में इस पौधे के सॉफ्ट ब्रांचेस के कटिंग से भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस पौधे पर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन सर्दियों के दिनों में कभी कभार मिलीबग जैसी कीट का इन पौधों पर असर दिखाई देता है। कीट या रोग के प्राथमिक लक्षण में या फिर प्राइमरी स्टेज में हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में यह पौधा इसकी सॉफ्ट ब्रांचेस की वजह से कटिंग या प्रूनिंग को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देता है। इसलिए कटिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में हम इस पौधे को डिज़ाइन कर सकते हैं। सजावट के तौर पर इस पौधे को ज़्यादातर हमारी प्लांट गैलरी में बोनसाई पौधे के रूप में काफ़ी पॉपुलरली ग्रो किया जाता है और नर्सरीज में भी बोनसाई के रूप में ग्रो किए हुए इस पौधे के रेट्स भी आम पौधे की तुलना में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके बोनसाई किए हुए पौधे की कीमत तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है, लेकिन डेकोरेटिव पर्पज़ के साथ इस पौधे में स्थित अनेक औषधीय गुणों को ध्यान में रखकर ही हमें इस पौधे को हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो करना है।
अच्छा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।